तो अपना मौर्य वंश चल रहा था। मौर्य वंश के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक बिंदुसार, तृतीय शासक अशोक महान। ठीक है, आपको भी अशोक के कार्यों को अपने अंदर उतारना है और आपको भी महान बनना है, तभी आप महान बन पाएंगे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अशोक का अपन पढ़ रहे थे और अशोक की मृत्यु हो गई थी 232 ईसा पूर्व में। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। बताओ, पढ़ लिया था। इसमें शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। देखो, तो दो तीन चीजें अपनी बाकी रह गई थी, दो तीन कुछ लाइनें जो मोस्ट है एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट करके लिख लेना अलग से, ठीक है? अलग से कॉलम बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, नोट लगा के लिख लेना कि चाणक्य जो था ना, चाणक्य, चाणक्य को और क्या बोलते थे? कौटिल्य। और इसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त। क्या पता आपको एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि पूछ भी चुके हैं कि चाणक्य का और दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य नाम था, विष्णुगुप्त नाम था, इसके बचपन का नाम था। ठीक है, कौन था ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था एवं प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन? कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आप क्या बताओगे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त? प्रधानमंत्री कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? और देखना, एक चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी। ये जो चाणक्य था, इसने एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने क्या बताया था? उस पुस्तक के अंदर चाणक्य ने क्या बताया था? उस पुस्तक के अंदर इन्होंने जानकारी दी थी, जो मौर्य साम्राज्य था, जो महान मौर्य साम्राज्य था भारत का, उसकी जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो राजनीतिक जानकारी थी, उस पुस्तक के अंदर उसी राजनीतिक जानकारी को इन्होंने उतार दिया था। और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इतना याद है। तो चाणक्य ने लिखी एक अर्थशास्त्र पुस्तक, और उस पुस्तक के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है? अपने को मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक जानकारी मिलती है, राजनीतिक जानकारी मिलती है। तो आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी अर्थशास्त्र पुस्तक? बताओ, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है? तो आपके पास ऑप्शन पता है, ये आएंगे आपके पास ऑप्शन। देखो, आपके पास ऑप्शन आएंगे, दिख रहा है ना ये? तो पहला ऑप्शन आएगा आपको कि क्या आर्थिक जानकारी मिलती थी। दूसरा ऑप्शन राजनीतिक जानकारी मिलती थी। और बाकी दो ऑप्शन और दे देंगे आपको। तो आपको सुनना ध्यान से, 95% लोग यानी 95% लोग क्या करते हैं? अर्थशास्त्र नाम से इस अर्थ को देखकर क्या कर लेते हैं? इस आर्थिक जानकारी को चूज कर लेते हैं, और यह आंसर क्या हो जाता है उनका? गलत हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? आर्थिक जानकारी को काटना है और किसको आंसर लेना है? राजनीतिक जानकारी को। किसको? राजनीतिक जानकारी को। तो बताओ, अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर अपने को मौर्य साम्राज्य की कौन सी जानकारी मिलती है? तो कौन सी जानकारी मिलती है मुझे बताओ, एक बार कमेंट करो फटाफट। वेरी गुड, निशु वर्मा बोल रही है राजनीतिक, शाबाश। हाँ, उर्मिला राजनीतिक, भवानी शंकर राजनीतिक, शाबाश। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना? देखो आगे। विशाल वर्मा राजनीतिक, ठीक है।
तो ये आप नोट लगा के लिख लेना अलग से, क्योंकि मैंने कुछ चीजें बाकी छोड़ दी थी, या आपके एग्जाम में ये भी आती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको नोट लगा के लिख लेना। क्या क्या बताया मैंने आपको कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही आदमी है, तीनों ऑल इन वन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के राजनीतिक जो इतिहास था या राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां थी, उन राजनीतिक गतिविधियों को इसके अंदर उतारा गया, यानी राजनीतिक जानकारी इसके अंदर मिलती है अपने को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे कुछ और बताओ। हाँ देखो, अब एक और चीज इस तरफ बता रहा हूं मैं, इस तरफ दिख रहा है ना ये? तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और वो क्वेश्चन ये होगा कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, कलिंग पर जो आक्रमण किया था, आपको पता है उसके बारे में पूरी जानकारी है? तो कलिंग पर जो आक्रमण किया था, वो कलिंग पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अलग से डिब्बा बना दिया मैंने, इसलिए ही बनाया है क्योंकि ये मोस्ट है। ठीक है, देखो, अशोक ने जो कलिंग का आक्रमण किया था, कलिंग आक्रमण, इसकी जानकारी समझ जाना, जानकारी। ठीक है, डॉट लगा दिया मैंने आगे। जानकारी अपने को मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख से। ठीक है, ये याद रखना, बहुत फायदेमंद, यानी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो कलिंग आक्रमण की जानकारी अपने को किससे मिलती है, कौन से अभिलेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ऑप्शन ये भी आएंगे, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, लेकिन आपको क्या करना है? 13वें शिलालेख से। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते अपन। अशोक, अशोक का सब कुछ कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते फिर। चलो मैं मिटा रहा हूं, ले लिया होगा शायद आपने। मैं मिटा रहा हूं इसको, और आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, यानी मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, और कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। आप अगर घर के अंदर अकेले बैठे हो तो बेस्ट है, साथ में कोई है तो उसको हटा दो साइड में प्लीज, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो डिस्टर्ब होगी फिर इससे, और आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। बाकी आप ना दोगे तो वैसे ही बैठे होंगे, है ना? सब ना के तो आए ना आप। हाँ, चलो ठीक है, पढ़ते हैं फिर आगे। तो मौर्य वंश अपना चल रहा था, अब मौर्य वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। मौर्य वंश का क्या पढ़ेंगे अपन? प्रशासन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन, यानी, कमेंट किसका आया? ले लिया सर, नो। ये आप नो किसके लिए बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? विशाल वर्मा, क्या बोल रहे हो? नो? बताओ, फिर पढ़े अपन। नो मतलब? कंटिन्यू वाला समझाऊं वापस? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अशोक की जो पुरानी वीडियो है उसको अंदर वापस समझना, उसको देखना तुम। ठीक है ना? हाँ, उसमें पूरी जानकारी है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन वापस यहाँ पे पढ़ाएंगे फिर ज्यादा टाइम खींचेगा। ठीक है ना? देखो अब, तो मौर्य प्रशासन को जानेंगे। मौर्य प्रशासन यानी अभी जो अपना राजस्थान है, अपने जो अभी अपना राजस्थान राज्य है, इसके अंदर प्रशासन, प्रशासन यानी यहाँ पे जो नियम कानून है यहाँ के, कैसे क्या चल रहे हैं, सरकार जो है कैसे क्या शासन कर रही है, कौन कौन सी नियम कानून बना रखी है, तो वो सभी चीजें मौर्य वंश के अंदर भी थी। मौर्य साम्राज्य के अंदर भी प्रशासन था उनका, कैसे वो राज्य सरकार चलाते थे, जो अपनी सरकार थी उसका शासन किस तरीके से संभालते थे, वो किस तरीके से राजा महाराजा जितने भी लोग थे या उनके जितने भी मंत्री वगैरह थे वो कैसे क्या रहते थे, तो उन सभी की डिटेल अपन यहाँ पे जानेंगे, देखना आप ध्यान से। तो जो मौर्य प्रशासन था वो था केंद्रीकृत, केंद्रीकृत। मौर्य प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत।
केंद्रीकृत यानी कोई अलग से दो तीन शासन नहीं थे अलग अलग से। जैसे एक देश है ना, अपना राष्ट्र है ना, और अपना राष्ट्र का केंद्रीय शासन यानी मोदी सरकार जो भी है, प्रधानमंत्री मोदी है अभी, ठीक है, तो उनका जो शासन है वही सब जगह चलेगा, ठीक है ना। जैसे अभी अपने राजस्थान में चल रहा है, जैसे अभी अपने राजस्थान में चल रहा है, वैसे शासन नहीं था। तो केंद्रीकृत था यानी सब कुछ, पूरी पावर किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में, ठीक है। पूरी शक्ति, शासन की पूरी शक्ति, पूरी बागडोर किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। तो आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि मौर्य प्रशासन कैसा था, केंद्रीकृत था। कैसा था, केंद्रीकृत था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको। देखो आगे, तो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था, और जो कौटिल्य थे, कौटिल्य यानी चाणक्य, बताता ना मैंने इनके बारे में। कौटिल्य चाणक्य कौन थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में स्थित था, उसके सबसे महान शिक्षक। और आज तक के भी अगर आप इनकी कभी पुस्तक पढ़ोगे, कौटिल्य के बारे में आप जानोगे, तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि जिस तरीके से अगर इनकी बातें कोई मानता है, तो इनकी बातें मानने से जो राजनीति का शासन जो होता है, जो प्रशासन होता है, वो सुधर जाता है। तो देखो, बहुत ही महान शिक्षक थे ये। कौटिल्य या चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने केंद्र के शासन के, प्रशासन के 7 अंग बताए थे। इन्होंने बताए थे 7 अंग। 7 अंग यानी इन्होंने ये बताया कि प्रशासन के अंदर जो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के अंदर जो प्रशासन चलता था, जो सरकार चलती थी, उस सरकार के अंदर 7 अंग तो काफी महत्वपूर्ण थे। कितने अंग महत्वपूर्ण थे, 7 अंग महत्वपूर्ण थे। तो मौर्य प्रशासन के अंदर 7 अंग काफी महत्वपूर्ण थे। किसने बताया, कौटिल्य ने बताया या चाणक्य ने बताया, ठीक है। सबसे पहले तो इतना क्वेश्चन याद रख लेना कि कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा, यानी कितने अंग महत्वपूर्ण बताए। तो कितने अंग महत्वपूर्ण बताए, 7 अंग महत्वपूर्ण बताए। कितने अंग महत्वपूर्ण बताए, 7 अंग महत्वपूर्ण बताए। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। देखो अब आगे, तो वो 7 अंग कौन से थे, देखना आप ध्यान से। पहला अंग, राजा। किसी भी शासन को चलाने के लिए सबसे पहला, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा किसका स्तर होता है, राजा का स्तर होता है। आपको पता है अच्छे से। सबसे ऊपर किसका शासन चलेगा, राजा का चलेगा। राजा का ही जो आदेश होता है वही सब जगह मान्य होता है, पूरे देश में वही मान्य होता है। जैसे अपने अभी अपने केंद्र सरकार से कोई ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार ने कह दिया कि इस तारीख से लॉकडाउन, तो लॉकडाउन, कोई कुछ नहीं करेगा, लॉकडाउन, ठीक है। तो यही बात है। तो जो राजा का जो शासन होता है वो सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर, सर्वोच्च। सर्वोच्च, सर्वोच्च दो शब्दों से मिलकर बनाए ना, देखना ध्यान से। सर्व यानी सबका या सबसे, उच्च हिंदी के अनुसार देखें तो गुण संधि हो गई इसके अंदर। वैसे देखो अब इसके अंदर, तो सर्वोच्च, सर्व उच्च यानी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा कौन, राजा। शासन में सबसे ऊंचा कौन, राजा, ठीक है ना। तो कौटिल्य चाणक्य ने 7 अंक बताए। 7 अंक के अंदर पहला किसको बताया, राजा को बताया। दूसरा देखो, दूसरा अंग बताया अमात्य। अमात्य, नाम याद रख लेना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि अमात्य होते थे, अमात्य कौन होते थे। तो कौन होते थे अमात्य, यानी मंत्री। कौन होते थे, मंत्री, ठीक है ना। तो 7 अंग बताए, पहला कौन सा, राजा। दूसरा अमात्य। तीसरा बताया जनपद। तीसरा किसको बताया, जनपद। जो जनों से मिलके बनता है गांव, और गांवों से मिलके बनता है जनपद, समझ गए। तो जनपद जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे सारे सारे लोग रहते हैं। ये किसकी वीडियो है बीच में, देखो। तो राजा सबसे ऊपर, अमात्य, और फिर उसके बाद जनपद। तीसरा अंग जनपद। ये अपने आप को म्यूट कर लो या फिर शो मत करो प्लीज, जो भी है। देखो, राजा, अमात्य, जनपद, 3 अंग तो ये हो गए। और चौथा अंग बताया कौटिल्य ने, चौथा अंग बताया दुर्ग। अब देखो, जो शासन चलता था मौर्य साम्राज्य के अंदर, बोलो जिसको जो बोलना है बोलो। अरे ये अपनी वीडियो कौन शो कर रहा है, संभालो अपने आप को।
देखो, तो 7 अंक बताए कौटिल्य ने। सबसे पहले राजा, ठीक है, सबसे पहले बता दिया राजा। दूसरा जरूरी अंग कौन सा? अमात्य यानी मंत्री। शासन चलता है, मंत्री तो जरूरी होते हैं। फिर जनपद, क्लियर है। फिर दुर्ग, दुर्ग जानते हो ना, यानी जो भी राजा महाराजा होते थे, जो भी शासन जो सरकार होती थी वो कहाँ पे बैठती थी? दुर्ग में बैठती थी। और दुर्ग तो जरूरी होते हैं। दुर्ग क्यों बनवाए जाते थे पहले पता है किसी को? दुर्ग पहले बनवाए क्यों जाते थे? जो राजा महाराजा होते थे वो बनवाते क्यों थे दुर्ग? देखो सुनना ध्यान से, वो इसलिए बनवाते थे ताकि दुर्ग बनवा के जितने दुर्ग एक महल होता था, एक राजा का निवास स्थान होता था, या दुर्ग अलग से भी इसलिए बनवाए जाते थे ताकि राज्य की रक्षा की जा सके। दुर्ग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनवाए जाते थे और उन पर पूरी तरफ किलेबंदी कर दी जाती थी। किलेबंदी यानी देखो ये दुर्ग है, चारों तरफ किलेबंदी हो जाती थी। दीवार, प्राचीर बनवाते थे, प्राचीर, ताकि यहां से अपन दुश्मन पर निगाह रख सके, यानी कोई अगर आक्रमण करने वाला है तो उसको देख सके इस दुर्ग पर चढ़कर अपन। ठीक है, तो दुर्ग एक इसलिए भी बनवाए जाते थे पहले ताकि दुश्मन जो राज्य होते थे, जो दूसरे शासक होते थे, उनसे अपने राज्य की रक्षा की जा सके। क्लियर है इतना? तो चार तो राज्य ये बता दिए, सॉरी 4 अंक तो ये बता दिए, 7 अंक में से कौटिल्य ने 7 अंक बताए। राजा, अमात्य, जनपद और दुर्ग। 5वां अंग कौन सा महत्वपूर्ण? कोश। कोश, कोश यानी जिसके अंदर अपने जो धन धान्य वगैरह होता था, उनकी जो संपत्ति होती थी वो उसके अंदर रखी जाती थी, कोश के अंदर। ठीक है, ये बीच में दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? ये जो कौन बार बार ये क्या कर रहा है? बोलो। ये जो दिक्कत है ना, फिर आप बोलती हो कि मैं तो आप आज प्रेजेंट भी थी, फिर भी ये दिक्कत हो गई, फिर भी उसके अंदर 54% दिखा रहा है। यही तो यही बोल रही थी ना आप लेट आती हो, काफी कम आती है उसके अंदर अटेंडेंस। समझ गई पूरी बात को? हाँ, कोई बात नहीं, अब सुनो तुम, अभी जुड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जो जब रिकॉर्ड होगी पूरी वीडियो तब देख लेना, ठीक है, पीछे वाली वीडियो। और बाकी बात सुनो मेरी, और बाकी बात सुनो। देखो मैं वापस बताता हूँ एक बात, मौर्य प्रशासन बता रहा हूँ कि कैसे क्या सरकार चलती थी, कैसे नियम कानून। बोलो। हो गया 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसके आगे मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जब रिकॉर्ड होगी तब देख लेना। अब आगे मेरी बात में क्या बता रहा हूँ कि मौर्य प्रशासन बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बता रहा हूँ? मौर्य प्रशासन, प्रशासन यानी जो सरकार वगैरह होती थी वहां पे कैसे क्या नियम कानून बनाती थी, कैसे चलती थी सरकार, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने कितना बताया? मैंने ये बताया कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत, यानी जो सबसे जो केंद्र की सरकार होती है वही सब जगह लागू होगी। क्लियर है इतना? वही सब जगह लागू होगी। और तो कौटिल्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक। उस अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर 7 अंग बताए, 7 अंग जो प्रशासन के लिए जरूरी होते थे। ठीक है, कौन कौन से? पहला, राजा, राजा ही सबसे ऊपर, राजा ही सबसे ऊपर। अमात्य यानी मंत्री होते थे, राज्य में कौन कौन होते थे? राजा होते थे, अमात्य यानी मंत्री होते थे। जनपद, जो गांवों का समूह होता था जहां पे लोग रहते थे। जन यानी होता है, जन यानी होता है लोग, जन यानी लोग, तो जहां पे लोग रहते थे जनपद। दुर्ग, दुर्ग बनवाए जाते थे रक्षा के लिए, अपनी खुद की राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग बनवाए जाते थे बड़े बड़े। तो 4 अंग ये हो गए। 5वां अंग क्या बताया? कोष, कोष के अंदर जितना भी धन धान्य होता था वो इसके अंदर रखा जाता था। फिर जो मंत्री, जो सैनिक अपने रहते थे ना, उनको इसके अंदर से तनख्वाह दी जाती थी। क्या दी जाती थी उनको? सैलरी दी जाती थी। समझ गए? तो 5 अंग तो ये हो गए। 2 अंग और बताता हूं। छठा लिखो, इस तरफ लिख रहा हूं, छठा है सेना, और 7वां इस तरफ लिख रहा हूं, मित्र। तो ये पूरे कौटिल्य द्वारा बताए हुए मौर्य प्रशासन के 7 अंग: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, ठीक, सेना, सेना जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मित्र यानी उनके जो राजा महाराजा होते थे उनके आस पड़ोसी जो होते हैं ना, वो मित्र बने हुए होते थे। समझ गए मेरी बात को? देखो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं, चलो।
ले लिए कि बता देना मुझे, कमेंट कर रहा हूँ मैं आपकी, मैं कमेंट कर रहा हूँ आपकी। ओके, हाँ आपके कमेंट आगे ले लिए, ठीक है। देखो मिटाता हूँ मैं इसको। क्लास में तुम ना दो के आया करो आराम से। मुझे मुझे पता है कई लोग ऐसे ही बैठे हैं, मुझे पता है कई ऐसे ही बैठे हैं तुम में से। अच्छा देखो, देखो आपकी वीडियो शो हो रही है, सुनो। तो मौर्य प्रशासन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। सुनो अब आगे। तो केंद्रीय प्रशासन, प्रशासन कैसा, केंद्रीय प्रशासन, केंद्र यानी सबसे ऊपर जो केंद्र होते थे, जो सबसे ऊपर की जो सरकार होती थी पूरे देश की, जो राष्ट्र की सरकार होती थी, वही सब जगह उसका ही शासन चलता था, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे, 18 डिपार्टमेंट थे, 18 विभाग होते हैं ना, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, है ना, वैसे। तो 18 विभाग थे। केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग, 18 विभाग। 18 विभागों को तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया, तीर्थ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो विभाग थे मौर्य प्रशासन के अंदर, जो 18 विभाग थे, उनको किस नाम से जाना जाता है, आप क्या बोलोगे, तीर्थ। क्या बोलोगे, क्या आंसर दोगे, तीर्थ। क्लियर। तो केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग, 18 विभागों को तीर्थ नाम से जाना जाता था। और तीर्थ में महापात्र, तीर्थ को जो एक एक जो विभाग का अध्यक्ष होता था ना, उन अध्यक्ष को बोलते थे महापात्र। क्या बोलते थे, महापात्र। अब ध्यान देना, मैंने कल बताया था एक महामात्र, ये मात्र है, ये पात्र है, दोनों में फर्क ध्यान से सुन लेना। महामात्र तो वो जो धम्म का प्रचार करते थे, अशोक के जो धम्म की नीति थी उसका प्रचार करते थे। मात्र तो वो, बाकी महापात्र वो जो 18 विभागों के जो तीर्थ होते थे, और तीर्थों के जो अध्यक्ष होते थे, जो उसको संभालने वाले मुख्य होते थे, उनको महापात्र कहा जाता था। क्लियर है इतना। देखो, चलो आगे देखते हैं। और कौन कौन होते थे प्रशासन में, और कौन कौन होते थे प्रशासन में, होते थे मंत्री, जो मैंने बताया अभी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, मंत्री होते थे, मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, और कौन होते थे, सेनापति होते थे, सेनापति होते थे, ठीक है। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, और युवराज। और कौन, युवराज। तो ये सभी, सभी के अलग अलग पद थे। जैसे अलग अलग सभी के पद होते हैं, वैसे सभी के पद थे। मंत्री था, मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, और कौन होते थे, युवराज हुआ करते थे पहले, ठीक है। और एक मोस्ट जो अधिकारी का नाम आएगा आपके पास, एक मोस्ट अधिकारी, देखना, नाम है उसका समाहर्ता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि समाहर्ता कौन होते थे, मौर्य शासन के अंदर समाहर्ता कौन हुआ करते थे। तो समाहर्ता कौन होते थे बताऊं, सुनो ध्यान से। वो होते थे राजस्व एकत्रित करने वाले। राजस्व जो कर वसूल करते हैं ना, जो कर वगैरह वसूल करते हैं, उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजस्व, यानी लगान वगैरह वसूल करते हैं। तो जो समाहर्ता होते थे, उनका काम क्या होता था, राजस्व वसूल करना, राजस्व वसूलने वाले। ये मोस्ट है, ठीक है। ये मोस्ट है। समाहर्ता कौन होते थे, तो कौन होते थे समाहर्ता, राजस्व वसूलने वाले। समझ गए पूरी बात। समाहर्ता कौन होते थे, राजस्व वसूलने वाले, राजस्व इकट्ठा करते थे ये एक तरीके से। और क्या करते थे, और समाहर्ता का काम क्या था, बजट तैयार करना। क्या तैयार करना, बजट, बजट तैयार करना। और क्या काम था, आय व्यय, यानी जितना भी पैसों का काम था ना, पैसों का काम, वो सभी समाहर्ता का था। इतना याद हो गया ना आपको। देखो, जो आय व्यय होता था ना, कितनी आय हुई है राज्य को, कितने खर्च हुए हैं यहाँ से पैसे,
तो उन सबका लेखा जोखा तैयार रखता था, ये संभालता, आय व्यय का लेखा जोखा करता था, ये लेखा जोखा। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ले लिया क्या? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, आपकी देखना। हाँ ठीक है, हाँ तो लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो अब मिटा रहा हूं मैं इसको। सबका ध्यान यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। अगर आवाज साफ नहीं आ रही हो ना तो ईयरफोन लगा लेना अपने कानों में। किसी को आसपास भटकने मत देना, भूत आत्मा जो भी हो तुम्हारे आसपास, ठीक है ना। देखो, तुम खुद ही आत्मा हो वैसे ही। तो आगे देखो, सन्निधाता, 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 सन्नी देओल नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। सन्निधाता, सन्निधाता कौन होते थे? सन्निधाता होते थे कोषाध्यक्ष। सन्निधाता या कोषाध्यक्ष जो होते थे, जितने भी विभाग होते थे ना, विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट होते थे, उनके अध्यक्ष होते थे ये। तो सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, यानी विभागों के अध्यक्ष। याद रह जाए तो सही है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, तुम तो बस ध्यान से सुन लो बस एक बार, और जो मैं बोलता हूँ वो पूरी बातें ध्यान से सुना करो और यहाँ पे ध्यान से समझा करो, ठीक है। देखो, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष विभागों के अध्यक्ष कहलाते थे, और ये जो होते थे 26 थे। कितनी थी इनकी संख्या? 26। विभागों के अध्यक्ष कितने थे मौर्य प्रशासन के अंदर? 26 थे। कितने थे? 26। अब देखो, 26 के अंदर जो जितने भी प्रमुख है ना, जितने भी प्रमुख है वो मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम में लिखवाऊंगा, ठीक है। क्या पता कोई सा भी एग्जाम में पूछ ले आपको, इस वजह से। तो 26 के अंदर देखेंगे, देखो ये क्या लिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखो, सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष। देखो, सीता अध्यक्ष यानी सीता का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष? सीता का अध्यक्ष। अब सीता वो नहीं जो देवी है, सीता वो नहीं, सीता देखो, सीता अध्यक्ष यानी सीता का अध्यक्ष, यानी मौर्य प्रशासन के अंदर, मौर्य वंश के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में सीता यानी भूमि होती थी। सीता यानी क्या होती थी? भूमि होती थी। कृषि भूमि को बोलते थे सीता। किसको बोलते थे? खेती वाली जो भूमि होती थी ना, उसको बोलते थे सीता। तो सीताध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष कौन होता था? जो कृषि से संबंधित अधिकारी होता था, जो कृषि की भूमि का ध्यान रखता था, उसका मुखिया जो होता था, उसका अध्यक्ष जो होता था, वो सीताध्यक्ष होता था। कृषि भूमि लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक। कृषि भूमि से संबंधित अधिकारी सीताध्यक्ष, ठीक है। अब देखो आगे, और ये भी ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सीता यानी क्या होता था। सीता यानी सीता का अर्थ क्या है मौर्य साम्राज्य के अंदर? तो आप क्या बोलोगे? कृषि भूमि। कौन सी भूमि? कृषि भूमि, यानी खेती वाली जो भूमि होती है उसको बोलते हैं सीता, उसको बोलते थे सीता। सॉरी, देखो, तो सीताध्यक्ष हो गया। ये क्या हुआ करता था? कृषि विभाग होता था। और एक होता था पण्याध्यक्ष। पण्या, पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष कौन होता था? व्यापारी, व्यापार का जो अधिकारी होता था ना, व्यापार से संबंधित जितने भी जो काम होते थे उनको देखता था, वो कहलाता था पण्याध्यक्ष। क्या क्या कहलाता था? पण्याध्यक्ष। याद रखना इन चीजों को। आधे इस तरफ लिखाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। इस तरफ देखना। एक होता था सूताध्यक्ष। सूताध्यक्ष, सूताध्यक्ष यानी कताई बुनाई वाला अधिकारी। कताई बुनाई वाला अधिकारी, जो कताई बुनाई वाला जो डिपार्टमेंट होता था ना,
जो कताई बुनाई का जो विभाग होता था उसको बोलते थे, उसकी देखरेख करने वाले को बोलते थे सूताध्यक्ष। सूत से समझ जाना तुम तो, किससे समझ जाओगे? सूत से। सूत यानी धागा, तो सूत से अपन क्या करते हैं? कताई बुनाई करते हैं। क्या करते हैं? कताई बुनाई करते हैं। सूत से अपन क्या करते हैं? कताई बुनाई करते हैं। तो इससे आप समझ जाओगे कि सूताध्यक्ष यानी सूत का काम करने वाला कौन? कताई बुनाई का देखरेख करने वाला। तो कौन होता था? वो सूताध्यक्ष होता था। ठीक है, आगे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। लूनाध्यक्ष, एक तो सूताध्यक्ष अलग है और एक ये लूनाध्यक्ष। लूनाध्यक्ष यानी जो कौन होता था? लूनाध्यक्ष बूचड़ खाना। अब मैं फटाफट लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएंगे अपन। तो लूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अधिकारी, और विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाह का अधिकारी। चारागाह, चारा होता है ना, चारा, चारागाह का अधिकारी। आगे देखना, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष होता था मुद्रा जारी करने वाला। मुद्रा, जैसे रुपया चलता है ना अपने, हाँ वैसे, तो मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी कौन? लक्षणाध्यक्ष। और बाकी दो चार और है, उनका नाम देख लेना, इतना कोई मोस्ट नहीं है वो। मुद्राध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, और पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। फटाफट लिखते जाना अगर कॉपी है तो साथ में, वरना स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं तू जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं, ठीक है। बंधनगाराध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, बंधनागारा अध्यक्ष। आप सोच रहे हो कि सर ने कितना सारा बता दिया, इतने सारे तो अपने को याद नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो मत रहने दो याद, तुम तो लिख लेना बस एक बार। तो मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, और हाँ जरूरी ये है, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान देना, आठवीं, आठवीं होता था वन विभाग का अधिकारी। किसका अधिकारी? वन विभाग का अधिकारी, वन विभाग। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपकी, बताना मुझे, ठीक है, ले लिया हो तो। आज इसका जल्दी से खत्म करेंगे इसको, जो भी मौर्य है इसको। ले लिया, शीतल कराड़िया, यस सर, ओके। उर्मिला बोल रही है ले लिया सर, ओके ओके, फिर ठीक है, ठीक है, फिर मिटाता हूँ मैं। जो नहीं ले पाया हो पुरानी भी, जब रिकॉर्ड होगी वीडियो तब देख लेना। और पुरानी कल वाली वीडियो आ गई थी ना आपके पास, रात को आई थी लेट, मुझे पता है, देख लेना एक बार, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। बड़े इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपसे सभी से अभी पूछूंगा। और कल, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, याद है ना? कल क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा। क्या होगा कल? लाइव टेस्ट होगा। लाइव, हाँ बोलो। मैंने क्या कहा था 26 बताते टाइम पे, कि मुख्य मुख्य जो होते हैं वही बताऊंगा, ठीक है, बाकी 26 का पूरा कोई काम नहीं है इतना। जो मुख्य मुख्य अधिकारी है वो बताऊंगा, और इनमें से भी काफी जो मैं मोस्ट बताया था वही याद रखने जरूरी है, ठीक है ना? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। देखो बात, अब देखो, एक बात ध्यान देना, प्रांतों का शासन, किनका शासन? प्रांतों का शासन। प्रांतों का शासन कौन संभालता था? प्रांतों का शासन जो संभालता था उसको बोलते थे आर्यपुत्र। क्या बोलते थे? आर्यपुत्र। ठीक है, प्रांतों का शासन संभालने वाले को आर्यपुत्र कहते थे, या कुमार कहते थे। क्या बोलते थे? कुमार बोलते थे। आर्यपुत्र बोलते थे, कुमार बोलते थे, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना अच्छे से। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रांतों का शासन किसके द्वारा संभाला जाता था, तो प्रांतों का शासन आर्यपुत्र या कुमार द्वारा संभाला जाता था। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखना। जो प्रांत होते ना, प्रांत, जो प्रांत होते थे, जो प्रांत होते थे
प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था, यानी जो जैसे जिला होता है ना, जिला, वैसे विषय, वैसे क्या चलते थे पहले, विषय। तो प्रांतों को विषय में विभक्त किया गया था, विभक्त यानी बांटा गया था। प्रांतों को किसमें बांटा गया था, विषय में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था, विषय में। विषय समझते हो, जैसे अपने अपने जो एक एक शहर होते हैं वैसे विषय अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रांत। और विषय का जो विषय का जो मुख्य होता था उसको बोलते थे विषपति। क्या बोलते थे, विषपति। इतना याद रख लेना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि विषय का जो शासन संभालता था, जो विषय का मुख्य अधिकारी होता था, उनको क्या बोलते थे, उनको क्या बोलते थे, विषपति बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, विषयपति बोलते थे। सॉरी, विष नहीं, विषयपति आएगा, विषयपति, विषयपति, विषयपति। इतना याद रख लेना, ठीक है, विषय से विषय हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे। हाँ, सुनो वापस। देखो, मैंने क्या बताया, प्रांतों का शासन, प्रांत अलग अलग राज्य जैसे, तो प्रांतों का शासन कौन संभालता था, आर्यपुत्र या कुमार संभालता था। इतना क्लियर। अब देखो, जो प्रांत होते थे, प्रांतों को विषयों में बांट बांट दिया गया था। यानी जैसे अपना राज्य है ना राजस्थान, देखो मेरी बात सुनना। ये क्या है बताओ, भारत देश, ठीक, पूरा राष्ट्र, ठीक है। अब जैसे अपना राज्य है यहाँ पे, जैसे अपना राज्य है यहाँ पे, अपना राज्य राजस्थान, तो इनको प्रांतों में बांट दिया था, यानी एक एक प्रांत बना दिए थे, अलग अलग राज्य बना दिए थे। समझ गए ना मेरी बात। तो इस पूरे देश में से अलग अलग प्रांत बना दिए गए थे, और प्रांतों के अंदर अब अपने जो राज्य है अपना राजस्थान, राजस्थान के अंदर भी कितने जिले हैं, अभी 33 जिले हैं ना। तो 33 जिलों को, यानी जो प्रांत होते थे, प्रांतों को भी किसमें बांट दिए गए थे, इन छोटे छोटे विषयों में बांट दिए गए थे। ठीक है, यानी जिलों को बांट दिया गया था। विषय बोलते थे उनको, क्या बोलते थे इनको, विषय। जैसे अपना जयपुर विषय, समझ गए बात को। तो विषय, अब जो विषय का शासन संभालता था उसको बोलते थे विषयपति। बताओ, समझ में आया, बताओ अब। ठीक है, ठीक है, ये मिटाता हूं एक बार में। और एक और सुन लो, एक स्थानिक, स्थानिक जो होता था, अलग से एक और होता था जिले का अधिकारी, ठीक है, उसको भी स्थानिक। अलग अलग पद होते थे ये, जिले का अधिकारी, अलग से स्थानिक, क्या बोलते थे, स्थानिक। ठीक है, जिले का अधिकारी, कौन सा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो वहां के नियम कानून संभालता है, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो इस तरफ लिखूंगे, इस तरफ, चलो देखना वापस। देखो, जिले का प्रशासनिक अधिकारी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन, कौन होता था, स्थानिक। कौन होता था, स्थानिक। क्लियर, अब तो दिख गया। तो स्थानिक कौन, जिले का प्रशासनिक अधिकारी। अब देखो, गोप, इसके बारे में सुनना ध्यान से। गोप, गोप कौन होता था, गोप प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, गोप प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, और उसका मुखिया कहलाता था गोप, उसका मुखिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और एक और चीज, ये 10 गांवों का शासन संभालता था, 10 गांवों का, 10 गांवों का शासन इसके अंडर में आता था, 10 गांवों का शासन। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लो, चलो। देखो, सुनो वापस, ध्यान से सुनना, 1 मिनट।
प्रांतों का शासन संभालने वाला आर्यपुत्र या कुमार बोलते थे उसको। ठीक, जैसे ये देश है, ये प्रांत है, प्रांतों का शासन आर्यपुत्र या कुमार संभालता था। क्लियर है इतना? अब आगे देखो, प्रांतों को विषय में बांट दिया गया था, जैसे अपने राज्यों को अलग अलग जिले में बांट दिया गया। ठीक है, ये क्या मैसेज आया है? एक मिनट सुनना, रुकना एक मिनट। हाँ, हाँ देखना एक मिनट, इसमें इंक डाल लेंगे, इंक डाल इसमें, ये नहीं। हाँ देखो, वापस ध्यान से सुनना। प्रांतों का शासन आर्यपुत्र या कुमार संभालते थे, और प्रांतों को बांट दिया गया था विषयों में। ठीक है, ये प्रांत, और प्रांत के अंदर जो एक एक जिला होता था ना, उनको विषयों में बांट दिया गया, जैसे अपना जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ऐसे। ठीक है, क्लियर? अब विषय का शासन जो संभालता था ना, उसको बोलते थे विषयपति। क्या बोलते थे? विषयपति। अरे विषय का पति, किसका पति? विषय का पति। ठीक है, दखल आदेश। तो विषय, हाँ, विषय में बटा हुआ था, और उसका शासन संभालते थे विषयपति। अब जो प्रशासनिक अधिकारी, जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक यानी जो वहां के नियम कानून संभालता है ना, कि पुलिस में पकड़ना है, ये फलाना अधिकारी, जो भी वहां के नियम कानून है, ठीक है, उनका अधिकारी होता था स्थानिक। क्या होता था? कौन होता था? स्थानिक। क्लियर? अब देखो, गोप, अब गोप के बारे में समझना। गोप प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कहलाता था। गोप प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कहलाता था गोप। इतना याद रख लेना। और गोप जो था, वो 10 गांवों का शासन संभालता था एक साथ। कितने गांवों का? 10 गांवों का शासन संभालता था एक साथ। अब ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ना अच्छे से? आज खत्म करेंगे अपन ये पूरा। बताओ, अब चलो एक बार मैं कमेंट पढ़ता हूं आपकी। बताओ। यस सर, यस, यस, चलो ठीक है, इतना खत्म। अब बस छोटी सी बात और, कुछ छोटी मोटी बात और बाकी है, वो करके फिर खत्म करेंगे, इस मौर्य वंश को खत्म करेंगे अपन। क्लियर है ना? चलो ठीक है। हाँ, मनीषा बोल रही है, हाँ जी सर समझ गए। सूरज वर्मा, ओके ठीक है, चलो। अब ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैं मिटाऊं इसको फिर? मिटा दू? मिटा दू? देखो, अब ध्यान देना, कुछ छोटी मोटी बात बाकी है, वो छोटी मोटी बात कर लेते हैं, फिर चाय पानी पियेंगे साथ में। देखो, अब कुछ बातें, एक तो ये बात याद रख लेना, इसमें इंक डाल दिया था ना, इंक खुली नहीं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो शासन के बारे में बात करेंगे कि किस किस के शासन में कौन कौन सी विशेष व्यवस्था थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख, 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख सैनिक थे। बताओ, 6 लाख सैनिकों की व्यवस्था किसके पास थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। किसके पास थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। ठीक है, अब देखो आगे, सैनिक प्रबंध की, जो सैनिक व्यवस्था देखता था ना, सैनिकों की व्यवस्था, सैनिक प्रबंध की देख रेख, सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाले को बोलते थे अनंतपाल। अनंतपाल। ठीक, अनंतपाल, या अंतपाल कर लेना, सॉरी, अंतपाल। ठीक, अंतपाल, अंतपाल। तो सैनिक प्रबंध की देखरेख कौन करता था? अंतपाल करता था। और एक दीवानी अदालत होती थी। दीवानी में दीवान, दीवान,
तो दीवानी अदालत होती थी। दीवानी अदालत को बोलते थे धर्म स्थीय। क्या बोलते थे? धर्म स्थीय। ठीक। दीवानी अदालत होती थी, उसको बोलते थे धर्म स्थीय। और एक साहस नाम की संस्था होती थी। साहस, साहस नाम की एक संस्था होती थी। उस साहस नाम की संस्था के अंदर क्या आते थे? उसके अंदर चोरी, डाका डालना, चोरी, डाके, लूट, इनके मामले आते थे। ठीक है। दीवानी अदालत में क्या, दीवानी अदालत को कहा जाता था धर्मस्थीय। साहस एक अलग संस्था होती थी। साहस के अंदर कौन से मामले आते थे, कौन से मामलों की सुनवाई होती थी? चोरी वाले मामलों की, डाके डालने वाले मामलों की, लूट मार वाले मामलों की, इनकी सुनवाई होती थी साहस के अंदर। इतना क्लियर? आगे देखो अब। दीवानी अदालत, यस, दीवानी अदालत को बोलते थे धर्मस्थीय। देखो दीवानी अदालत क्यों हाँ, दीवानी अदालत के बारे में सुनो। दीवानी अदालत के अंदर संपत्ति, विवाह, ठीक है, इनका मामला आता था। इनसे संबंधित जो भी लड़ाई वगैरह हो जाते थे ना किसी इन लोगों वगैरह में, तो उनके मामले आते थे दीवानी अदालत के, और दीवानी अदालत को बोलते थे धर्मस्थीय। ठीक है। विवाह, संपत्ति, इनके मामले आते थे दीवानी अदालत में। ठीक है। और उस अदालत को बोलते थे धर्मस्थीय। बाकी साहस अलग संस्था थी, उसमें चोरी, डाके, लूटमार, इनके मामले आते थे। ठीक। अब यह हो गई एक वाक पारुष्य। वाक पारुष्य। वाक यानी बताया था ना मैंने क्या होता है? वाक यानी बोलना होता है। वाक यानी क्या होता है? बोलना होता है। वाक पारुष्य बोल दो इसको, या दंड पारुष्य। दंड पारुष्य, वाक पारुष्य या वाक पारुष्य या दंड पारुष्य। ठीक है। ये कौन होता था? वाक पारुष्य, दंड पारुष्य कौन होता था? मारपीट के मामले, इसमें आते थे मारपीट के मामले। ठीक है। इसमें आते थे वाक पारुष्य, दंड पारुष्य के अंदर मारपीट के मामले आते थे। कौन से मामले? मारपीट के मामले। और एक देखो लास्ट, कंकट शोधन। कंकट शोधन, कंकट शोधन। कंकट शोधन में सुनना ध्यान से, कंकट शोधन के अंदर फौजदारी मामले आते थे। फौजदारी मामले, फौजदारी मामले। तो बताओ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, खत्म है मामला पूरा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आप पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया ना? ले लिया ना? अब एक छोटी सी चीज याद रख लो। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया। सुनो, एक छोटी सी चीज याद रख लो, अलग से नोट करके लिख लेना, नोट। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ था एक, वो बनवाया था अशोक ने। सारनाथ स्तंभ बनवाया था अशोक ने। ठीक। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और सारनाथ स्तंभ के बारे में ये देख लो, सारनाथ स्तंभ के अंदर नोट आता है, नोट। अपनी मुद्रा देखो आप लोग, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, जो भी जितने भी नोट आते हैं, जितने भी 1 रुपए 2 रुपए जो भी आते हैं, उसके अंदर हमेशा अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ स्तंभ भी है। अशोक के सारनाथ स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। और कौन सा स्तंभ? सारनाथ स्तंभ। ऐसे करके एक शेर इधर, एक शेर इधर, और नीचे वो है, ऐसे करके है। ठीक है। जो तिरंगे के अंदर वो चक्र आता है, वो यहीं से लिया गया है। वो चक्र यहीं से लिया गया है। जो तिरंगे के अंदर चक्र आता है ना, वो चक्र इसी के अंदर लिया गया है। और ये शेर है, शेर। ये क्या है? शेर है ये। और एक शेर, एक शेर इनके पीछे की तरफ है, जो दिखता नहीं है सामने की ओर देखने से। ठीक है ना?
तो ये है अशोक का सारनाथ स्तंभ। क्या है ये? अशोक का सारनाथ स्तंभ। मुझे बता दो एक बार, आप नोटों के ऊपर देखते होंगे, ये देखते हो ना? हाँ बस वही है ये अशोक का सारनाथ स्तंभ। अशोक के सारनाथ स्तंभ में आप देखो, 3 शेर तो सामने की तरफ दिखते हैं और एक शेर होता है पीछे की तरफ। 4 शेर होते हैं, 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपक के ऐसे पीठ सटाए बैठे हुए होते हैं। नीचे ही नीचे एक चौकी होती है, उसके ऊपर बीचों बीच एक चक्र होता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन वाला जो चक्र है। क्लियर इतना? बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले रहे यार। ठीक है, चलो ठीक है, खत्म है आज का मामला पूरा। और ये जो मौर्य साम्राज्य था, खत्म है पूरा मामला। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत? आज की क्लास लंबी हो गई है क्योंकि आज खत्म करना था इसको, कल पूरा टेस्ट होगा, काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आज भी अगर टाइम होता मैं क्वेश्चन पूछता आपको, लेकिन आज का खत्म करना था इसको। मैं खुद क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे लिख के, काफी सारे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए इस मौर्य साम्राज्य से। ठीक है ना? याद करके आना, पूरा रिवाइज करना। आप नई कॉपी नहीं खोलनी, नहीं तुमको खोल दूंगा। ठीक है, अगर आप कॉपी खोलोगे तो आपका ही लॉस होगा, ये भी देख लेना फिर। चलो ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें क्या अब? क्लास ऑफ करें क्या? बताओ, क्लियर है इतना? कौन सी अदालत है? ये रुको मैं कमेंट देखता हूँ। स्थानीय अदालत? नहीं, स्थानीय अदालत तो मैंने बताई नहीं। स्थानिक, एक स्थानिक के बारे में बताया। स्थानिक कौन होता था? जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है, अदालत नहीं थी ये, स्थानिक नाम का जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था, मैंने लिखवाया था यहाँ पे, जो जिले का। क्लियर है ना? बताओ अब। चले फिर, करें क्या ऑफ? हाँ, कमेंट देख लूँ मैं आपकी। ओके बाय सर। स्थानीय नहीं था कंचन। हाँ समझ गई ना, स्थानिक। स्थानिक था वो, स्थानिक नाम था वो। ठीक है, ओके बाय। चलो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, रेडी रहना कल टेस्ट के लिए, मजे आएंगे कल टेस्ट में। ठीक है, चलो बाय, मजे करो आराम से लॉकडाउन में, और पढ़ो खूब। चलो ठीक है, ओके, एंड करता हूँ।